गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के सेकंड पेपर मातृ कला एवं शिशु विज्ञान उसके अंदर 4th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है गर्भावस्था के कष्ट एवं उनका उचित उपचार। गर्भावस्था के कष्ट से मतलब है कि गर्भवती को अपने गर्भावस्था के पूरे 9 माह में होने वाली विभिन्न तरह की जो समस्याएं हैं जिससे उसको निकलना पड़ता है, उन समस्याओं के बारे में आज हम जानेंगे। जैसे कि सबसे पहला है हमारा जी मिचलाना। जी मिचलाने को अगर हम देखें तो सामान्य शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि उल्टी होना या खाने का मन ना होना, या जो भी खाया जा रहा है वो उसके शरीर में ना रुक पाता है, यानी कि उसको उल्टी वगैरह होकर वो बाहर की ओर वापस निकल आता है। गर्भावस्था के दौरान अधिकांश स्त्रियों को जो कि जी मिचलाने की शिकायत रहती है, अक्सर अगर देखें तो गर्भवती स्त्री जब सोकर उठती है यानी कि उसे उबकाई आती है। उबकाई का मतलब होता है कि उसको खाने से पूर्व ही उबके आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो किसी चीज़ को सही प्रकार से नहीं खा पाती हैं, और ये जो कष्ट होता है बहुत ही असहनीय भी होता है उनके लिए। और कुछ स्त्रियों में देखा जाए तो ये कष्ट ना भी होता है। यह कष्ट गर्भ के प्रथम माह से लेकर 4थे माह तक हमेशा ये बना रहता है। इसके बाद ये धीरे धीरे ये कष्ट जो है समाप्त हो जाता है। और अगर यह कष्ट निरंतर बना रहे और वमन फिर भी होती रहे, या यूँ कहा जाए कि 4 माह के बाद में भी जो 4 माह से लेकर जो 9 माह की स्थिति रहती है आगे की, उसमें भी अगर ये कष्ट बना रहता है तो ऐसी स्थिति में एक महिला को चिकित्सकीय जांच लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चिकित्सकीय जांच यानी कि डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने लंबे समय तक यह तकलीफ़ को देखना उनके लिए थोड़ा और कष्टदायक हो सकता है या हानिकारक भी हो सकता है। यह कष्ट अगर देखा जाए तो सामान्य तौर पर जैसे कि महिलाओं के शरीर में जो भ्रूण है उसके विकास पर तो कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, या यूँ कहा जाए कि इस कष्ट का जो मुख्य कारण है वो गर्भावस्था के दौरान जो गर्भवती महिला के शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं या हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं, उन हार्मोन के कारण उनके अंदर अल्सर, भोजन की विषाक्तता, एपेंडिसाइटिस, रक्त में यूरिया मिलना और मस्तिष्क की बीमारी, इस तरह के कष्ट भी उनके कारण हो सकते हैं। कई बार जैसे कि गर्भवती माँ है तो वो जब गर्भ धारण करती हैं तो गर्भ धारण के कारण कई बार वो अधिक चिंतित रहती हैं, और उसी अचेतन मन की वजह से या फिर चिंता की वजह से अगर देखा जाए तो वो प्रसव काल की पीड़ा का जो है वो उनके लिए दिमाग में एक भय रह सकता है। तो उसकी वजह से भी अगर देखा जाए तो ये कष्ट जो है जी मिचलाना या भूख न लगना या खाने के बाद उसको उल्टी हो जाना, तो ये उस चिंता के कारण भी होने वाली एक समस्या भी है उनके लिए। अगर जैसे महिलाओं को बार बार खाने के कारण उल्टी हो रही है, बार बार वमन हो रहे हैं, तो उसके लिए कई तरह के उपचार किए जा सकते हैं। जैसे कि एक गर्भवती महिला जैसे कि प्रातः काल में ज़्यादातर महिलाओं को ये उल्टी की समस्या अधिक रहती है, तो जो महिला प्रातःकाल उठकर सोकर उठती हैं तो उस समय उन महिलाओं को उठते ही जैसे कि लिक्विड चीज़ें नहीं खानी चाहिए, या यूँ कहा जाए कि जो तरल पेय पदार्थ हैं उनका उपयोग ना करके उन महिलाओं को जो ठोस पदार्थ हैं उनका अधिक उपयोग करना चाहिए। जैसे कि बिस्किट हैं, टोस्ट हैं, नमकीन है, भुने चने हैं, इन चीज़ों को उसको अधिक खाना चाहिए, जिसकी वजह से उसमें अगर देखा जाए तो जो वमन है उसको कम किया जा सकता है या उस पर रोक भी लगाई जा सकती है। प्रातःकाल जैसे तरल पदार्थ हैं जैसे दूध, सूप, छाछ, इनका उपयोग पीने का नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो तरल पदार्थ अगर गर्भवती महिला सुबह के समय अधिक लेती हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी वमन और अधिक बढ़ जाती है, या यूँ कहा जाए कि जो जी मिचलाने या उल्टी की जो समस्या है वो और अधिक बढ़ जाती है। जी मिचलाना, उल्टी, वमन, ये तीनों एक ही चीज़ हैं जिसकी वजह से माँ के शरीर में जो भी भोजन ग्रहण किया जा रहा है या तो वो सही प्रकार से नहीं ग्रहण कर पाती हैं, या यूँ कहा जाए कि भोजन करने के तुरंत बाद वापस उसको उल्टी हो सकती है। अगला अगर देखा जाए तो उसके उपचार के लिए जैसे भोज्य पदार्थों में मसालेदार, गरिष्ठ, तले भुने जो भोज्य पदार्थ हैं या वसायुक्त जो भोज्य पदार्थ हैं उनका उपयोग उसको आहार में नहीं करना चाहिए, यानी कि बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जो गर्भवती महिला हैं उनको भरपेट भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए, या यूँ कहा जाए कि उनको हर एक डेढ़ घंटे के अंतराल पर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए,
ताकि उसकी भूख भी शांत हो जाए, उसका पोषण भी पूरा हो जाए। और उसको जो एक साथ भरपेट भोजन खाने की वजह से जब उसका पाचन नहीं हो पाता है तो उसके कारण वमन की जो समस्या रहती है वो भी कम की जा सकती है। भोजन के साथ पानी का उपयोग किया जाना चाहिए, या फिर भोजन करने के जैसे अगर आधे घंटे के बाद में महिला को पानी पीना चाहिए। ऐसा करने से जो वमन की समस्या है या जी मिचलाने की जो समस्या है उस कष्ट को कम किया जा सकता है। अगला जो उपचार है, जैसे कि जिन स्त्रियों को भोजन के तुरंत बाद उल्टी हो जाती है या वमन हो जाता है, उन्हें भोजन करने से पूर्व और भोजन करने के बाद में आधे घंटे तक विश्राम करना चाहिए, यानी कि कोई भी कार्य उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिन महिलाओं में ज़्यादा उल्टी वमन हो रही हैं तो उनको भोजन करने से पहले भी शांत माहौल में विश्राम की अवस्था में रहना चाहिए, और भोजन करने के तुरंत बाद भी आधे घंटे तक कम से कम उनको विश्राम करना चाहिए, यानी कि कोई भी कार्य उनको नहीं करना चाहिए। गर्भवती माँ को व्रत, उपवास, खाली पेट बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खाली पेट रहने पर उनकी जो वमन की समस्या है वो और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि जो हमारे आमाशय से निकलने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो लगातार क्रिया करता रहता है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो अपच वगैरह है या जैसे कि एसिडिटी वगैरह की समस्या और बढ़ जाती है, और महिलाओं को उसके कारण और अधिक कष्ट भी हो सकते हैं। चिकित्सक की सलाह के अनुसार वमन निरोधी जो औषधियाँ हैं या उल्टी और वमन को रोकने के लिए जो दवाई चिकित्सक के द्वारा दी जाती हैं उसका निरंतर उपयोग करना चाहिए, ताकि वो वमन की समस्या को कम किया जा सके। जी मिचलाने पर पिपरमेंट या इलायची, लौंग व मुंह में डाल लेनी चाहिए, जिसकी वजह से भी अगर देखा जाए तो जी मिचलाने की, वमन की समस्या नहीं रहती है या कि कम हो जाती है। अगर जी मिचलाने का कष्ट 30 से 4 महीने तक स्वतः समाप्त नहीं होता है तो इसे गंभीर कष्ट मानते हुए चिकित्सक से परामर्श अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि वमन की शिकायत अगर लंबे समय तक शरीर में रहती है तो महिला को निर्जलीकरण होने की समस्या रह सकती है। निर्जलीकरण जिसका मतलब होता है हमारे शरीर में जल की कमी होना, यानी कि जो महिला भोजन में लेने के तुरंत बाद बार बार वॉमिट वगैरह कर रही है, उल्टी कर रही है, तो निरंतर उसके शरीर से जो जल की मात्रा है वो कम होती जा रही है, और कम हो जाने की वजह से एक समय बाद उसके शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, यानी कि जल की कमी हो सकती है, जो कि उसकी स्थिति को और विषाक्त बना सकती है, विषाक्तता उत्पन्न कर सकती है, या यूँ कहा जाए कि उसके लिए हानिकारक भी वो हो सकती है। अगली जो महिलाओं में समस्या है वो है कब्ज। लगभग 90% महिलाओं में अगर देखा जाए तो गर्भावस्था के समय कब्ज की शिकायत रहती है। इस अवस्था में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका स्राव बहुत अधिक होता है, और इस हार्मोन की अधिकता से जो पेशियां है वो मुलायम हो जाती हैं, और मुलायम होकर शिथिल हो जाती हैं। शिथिल यानी कि ढीली पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो अपना जो कार्य है सही प्रकार से नहीं कर पाती है, और वो अपने कार्य को करने में बहुत अधिक समय लगाती हैं। इस हार्मोन की अधिकता से जो पेशियां हैं मुलायम होकर ढीली हो जाती हैं, जिसके अतिरिक्त उसके शरीर में लौह तत्व के सेवन से भी अगर देखा जाए तो मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, और साथ ही लचकदार होकर लटकने लगती है, और जिसकी वजह से उनके शरीर में अगर देखा जाए तो जो कब्ज है, कब्ज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसके अलावा और अगर देखा जाए तो जो गर्भावस्था का जो समय है उस समय जैसे जैसे गर्भ का आकार बढ़ता है वैसे वैसे जो बढ़ते हुए गर्भाशय का जो आकार है, यानी कि जो गर्भाशय का जो आकार है वो बढ़ता है, और उसका सीधा प्रभाव जो है हमारे पाचन अंगों पर, मूत्राशय पर और मल द्वार वगैरह पर पड़ता है। और जैसे ही पाचन संस्थान पर उसका वजन आता है तो भोजन का जो पाचन है वो थोड़ा देरी से होता है, समय पर नहीं हो पाता है, या यूँ कहा जाए कि काफ़ी लंबे समय तक माँ के पाचन अंगों में वो भोजन यूँ का यूँ पड़ा रहता है, जिसकी वजह से उसमें कब्ज की समस्या भी देखी जा सकती है। अब अगर कब्ज हो जाता है तो कब्ज के समय कैसे आहार लेना चाहिए जिसकी वजह से उसका कम किया जा सकता है उपचार, जैसे कि सबसे पहला है सोच में जाने में विलंब या अनियमितता नहीं बरतनी चाहिए, यानी कि प्रत्येक महिला को अपने सोच का जो समय है शौच जाने का उस समय को निश्चित रखना चाहिए, नियमित रूप से रखना चाहिए, ताकि उसमें कब्ज की समस्या ना हो।
आहार में चौकर युक्त आटे की रोटी का उपयोग करना चाहिए। चौकर युक्त आटे की रोटी का मतलब होता है कि बिना छना हुआ जो आटा होता है, जिसमें कि छोटे छोटे गेहूं के कण वगैरह रहते हैं, छिलके रहते हैं, तो उस आटे की बनी रोटी का उसका उपयोग करना चाहिए। छिलके वाली दाल है जैसे कि मूंग दाल वगैरह है, इनका उपयोग अधिक करना चाहिए। छिलके सहित सलाद, फल आदि का सेवन उसको लेना चाहिए, जिसकी वजह से उनके शरीर में कब्ज की समस्या नहीं होती है। उसके अलावा महिला को अत्यधिक तरल पदार्थ एवं जल का सेवन करना चाहिए, यानी कि जो गर्भवती महिला है उसको सुबह के अलावा दिन के समय में जूस वगैरह है, दूध है, दही है, छाछ है, सूप है, ऐसे पदार्थों का उपयोग अधिक करना चाहिए, जिसकी वजह से उनके शरीर में जो तरल की मात्रा बढ़ती रहेगी, बनी रहेगी और उनमें कब्ज की समस्या नहीं रहेगी। शौच जाने से पूर्व गुनगुने पानी में नींबू का रस निचोड़कर उनको पीना चाहिए, जिसकी वजह से उनको कब्ज की समस्या भी नहीं होती है। जुलाब या अन्य दस्तावर औषधि का कम से कम सेवन करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो मांसपेशियां है वो कमज़ोर या शिथिल हो जाती है, ढीली पड़ जाती है, तो अत्यधिक औषधियों के सेवन से गर्भपात का भी डर रहता है, इसलिए उनको अधिक औषधियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। आहार में पर्याप्त मात्रा में रेशेदार पदार्थों को सम्मिलित करना चाहिए। रेशेदार पदार्थ यानी कि उनको अधिक मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, उसके अलावा संतरे का उपयोग अधिक करना चाहिए। इनकी वजह से जो उसके शरीर में होने वाली कब्ज की समस्या है उसको कम किया जा सकता है। रात को सोते समय 2 चम्मच इसबगोल की भूसी जो है उसको गर्म दूध के साथ में सेवन करना चाहिए। इसबगोल को लेने से जो ये उसके अंदर शरीर में कब्ज की समस्या नहीं होती हैं। और महिलाओं को अगर देखा जाए तो नियमित रूप से टहलना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, जिसकी वजह से उनकी जो पेशियां हैं निरंतर रूप से अपना कार्य कर सके, नियमित रूप से कार्य करें और उनके जो शरीर की है वो क्रियाशीलता हमेशा बनी रहे, जिसकी वजह से उनके शरीर में कब्ज वगैरह की समस्या नहीं होगी। अगली जो समस्या है महिलाओं में वो है छाती में जलन। छाती में जलन जो है उसको हृदयदाह भी कहा जा सकता है। हृदयदाह का मतलब होता है कि उसको कई बार जैसे कि खट्टी डकारें आना या फिर जैसे छाती में जलन वगैरह, एसिडिटी की जो समस्या है वो बहुत अधिक रहती हैं। वास्तव में जो छाती में जलन है वो हृदय के पास छाती में पीड़ा का अनुभव होता है, इसलिए इसको हृदयदाह या छाती में जलन भी कहा जाता है। यह जो कष्ट है वो अंतिम जो 3 माह का जो समय होता है गर्भावस्था का, उस समय में ये अधिक रहता है, क्योंकि जो गर्भस्थ शिशु का बढ़ता भार है, अगर देखा जाए जो गर्भावस्था में शिशु जो माँ के गर्भ में इस तरीके से रहता है, वो अपना उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो सीधा माँ के छाती से, और जो निचला हिस्सा है वो पाचन अंग से जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि उनके टच में हमेशा रहता है, जिसकी वजह से जो छाती वगैरह में है उनमें भी कई बार जैसे भोजन का जैसे कि सही प्रकार से पाचन ना हो पाने की वजह से, या फिर यूँ कहा जाए कि सही प्रकार से श्वास भी नहीं ले पाती हैं, उसकी वजह से भी ये समस्याएं रहती हैं। गर्भस्थ शिशु का जो बढ़ता भार है सीधा माँ के उदर के ऊपर की ओर बना रहता है, जिसके कारण जो कार्डियक संवरणी है वो बहुत ही ढीली हो जाती है और आमाशय के पदार्थ जो है कई बार पुनः ग्रास नली के अंदर आ जाते हैं। या यूँ कहा जाए कि जब भोजन का पाचन हो रहा होता है, भोजन का विखंडन होता है आमाशय के अंदर, तो उस समय कई बार जो भोजन के कुछ तत्व या भोजन के कुछ पदार्थ जो हैं वो कई बार वापस ग्रास नली के अंदर पहुंच जाते हैं, और ग्रास नली के अंदर पहुंचने की वजह से वो वहाँ पर जैसे कि जलन वगैरह उत्पन्न कर देते हैं। या फिर जैसे महिलाएं अधिक मात्रा में वसा युक्त भोजन खा रही हैं या ज़्यादा तला भुना तीखा भोजन वो जैसे खा रही हैं, तो उसकी वजह से भी उनके छाती में जलन की समस्या हो सकती हैं। जो छाती में जलन की समस्या होने पर क्या उपचार किया जाना चाहिए, जैसे कि पहला है वसायुक्त तले भुने गरिष्ठ भोज्य पदार्थ या मिर्च मसाले वाले भोज्य पदार्थों का सेवन जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अपने आहार में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा जो गैस उत्पादक भोज्य पदार्थ है जैसे कि आलू है, फूल गोभी है, चावल है, मटर है, उड़द की दाल है, चना है, पत्ता गोभी, प्याज है, इनका उपयोग उसको अपने भोजन में नहीं करना चाहिए, बहुत कम करना चाहिए। उसके अलावा भोजन करने के 2 घंटे तक महिलाओं को के बाद में सोना चाहिए, यानी कि भोजन करने के बाद थोड़ी देर उनको टहलना चाहिए, हल्का सा व्यायाम करना चाहिए। खुली जो हवा है
उसके अंदर महिलाओं को घूमना चाहिए, जिसकी वजह से उसके शरीर में स्वस्थ वायु प्रवेश करे और उसका जो शरीर है स्वस्थ रहे, भोजन का पाचन सही प्रकार से हो सके। और जब जितना महिला घूमेगी या व्यायाम करेगी उसकी क्रियाशीलता बढ़ेगी और क्रियाशीलता बढ़ने की वजह से भोजन का सही प्रकार से पाचन होगा। भोजन में फल सलाद का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में करना चाहिए। कच्चा फल जो होता है वो नुकसान करता है, उसे कभी भी उसको भोजन में नहीं लेना चाहिए, यानी कि जो पके हुए जो फल हैं उसका उपयोग उसको अधिक करना चाहिए। भोजन को महिला को शांत चित्त से करना चाहिए, वह धीरे धीरे चबाकर करना चाहिए, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए जो माहौल है वो हमेशा शांत होना चाहिए, खुशनुमा होना चाहिए, या यूँ कहा जाए चिंता से रहित होना चाहिए, ताकि एक जो गर्भवती महिला है वो खुशनुमा माहौल के अंदर बैठ के अच्छे से अपना भोजन ग्रहण कर सके और अच्छे से अपने भोजन को चबा चबा कर धीरे धीरे खाए, जिसकी वजह से उसका भोजन का पाचन भी अच्छे से होगा और उसमें होने वाली एसिडिटी या जलन की जो समस्या है वो नहीं होगी। अगला जो समस्या है वो है अपच। अपच का मतलब होता है कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हो पाना। गर्भावस्था में अगर देखा जाए अपच है अक्सर होता है। इसका मुख्य कारण अगर देखा जाए तो गर्भावस्था में जो गर्भस्थ शिशु है उसका भार सीधा आमाशय और आंतों पर पड़ जाता है। अब जो बढ़ते हुए शिशु का वजन है वो सीधा आमाशय पे आ रहा है, तो आमाशय जो होगा वो दब जाएगा वजन आने की वजह से, तो उसकी वजह से उसका जो कार्य है धीमा हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा और उस प्रेशर की वजह से वो अपना कार्य सही प्रकार से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से पाचन की जो क्रिया है गड़बड़ हो जाती है। फलस्वरूप भोजन सरलता से नहीं पच पाता है और अपच के कारण पूर्ण रूप से पाचन और अवशोषण भी जो है भोजन का सही प्रकार से नहीं हो पाता है। अब जो उपचार है अपच के लिए, तो पहला है कि गर्भवती महिला को कभी भी एक बार में ही भरपेट भोजन नहीं लेना चाहिए, उसको समय समय पर थोड़ा थोड़ा भोजन करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से 5 से 6 बार अगर वो भोजन दिन में करती हैं तो भोजन का सही प्रकार से पाचन होता है और महिलाओं में अपच की समस्या कम हो जाती है। उसके अलावा महिला को तले भुने मिर्च मसाले वाले गरिष्ठ भोज्य पदार्थ हैं, तीखे भोज्य पदार्थ हैं, उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। वसायुक्त भोज्य पदार्थ हैं, यानी कि कचौरी समोसे जो तले हुई चीज़ें रहती हैं इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके अलावा उनको अपने भोजन में बासी भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। बासी यानी कि रात का खाना जो है वो सुबह नहीं खाना चाहिए, ठंडा खाना उनको नहीं खाना चाहिए, उससे भी अपच की समस्या रहती है। या यूँ कहा जाए जो बिना ढका हुआ खाना है उसको भी महिलाओं को अपने भोजन में नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा गैस उत्पादक जो भोज्य पदार्थ हैं जैसे कि फूल गोभी, आलू, मटर वगैरह, इनका उपयोग उसको अपने भोजन में नहीं करना चाहिए। तरल पेय पदार्थ जैसे शिकंजी है, मट्ठा है, फलों का रस है, सूप है, दही है, दूध है, इनका उपयोग जो है बहुत अधिक मात्रा में उसको अपने भोजन में लेना चाहिए, जिसकी वजह से तरल भोज्य पदार्थ की मात्रा अधिक होने पर उसके शरीर में भोजन का जो पाचन है सही प्रकार से हो पाएगा। छिलकेदार जो फल हैं, दालें हैं, उनका उपयोग कम करना चाहिए, क्योंकि छिलके में उपस्थित जो रेशे हैं वो आमाशय और आंतों में कई बार चिड़ उत्पन्न कर देते हैं और जिसकी वजह से अपच की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। गुनगुने पानी में जो नींबू का रस है उसको निचोड़ कर लेने से भी कई बार उनको फ़ायदा रहता है। सुबह शाम खुली हवा में टहलना चाहिए, हल्का व्यायाम करना चाहिए और घूमते फिरते रहने की वजह से जो महिला के जो पाचन अंग हैं, पेशियां हैं और जो आते हैं वो उनमें क्रियाशीलता बनी रहती है और सही प्रकार से भोजन का पाचन, अवशोषण है वो क्रिया सही प्रकार से हो पाती हैं और उसके कारण उनमें समस्या जो है अपच की वो नहीं देखने को मिलती हैं। अगला जो समस्या है वो है अनिद्रा या नींद की कमी। निद्रा यानी कि महिलाओं की जो नींद है उसमें धीरे धीरे कमी आना। यह कष्ट भी जो है गर्भावस्था में अक्सर सभी महिलाओं को देखने को मिलता है, क्योंकि जो शुरू के महीनों में तो ये कष्ट कम रहता है, लेकिन जो अंतिम 3 माह का जो समय होता है यानी कि 7 माह, 8 माह और जो 9 माह का जो समय है उस समय महिलाओं में ये कष्ट बहुत अधिक देखने को मिलता है। उसका प्रमुख कारण अगर देखा जाए
तो एक गर्भवती में जो बढ़ता हुआ गर्भाशय है उसका सारा वजन जो है उसके आमाशय पर आता है, फेफड़ों पर आता है, क्योंकि फेफड़े सही प्रकार से श्वसन के दौरान फैल नहीं पाते हैं, तो महिलाएं जो हैं वो सही प्रकार से श्वास नहीं ले पाती हैं। दूसरा, आमाशय पर पड़ने पे उसका भोजन में पचने में जो गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो रही है या पाचन की जो क्रिया है उनमें लगातार गड़बड़ी उत्पन्न हो रही है, तो उसकी वजह से भी उसमें कई तरह की समस्या, अपच, एसिडिटी, कब्ज की समस्या रहती है, तो उनकी वजह से भी महिलाओं को नींद नहीं आती है। दूसरा, लगातार गर्भाशय के आकार में वृद्धि की वजह से महिलाओं को जो चलने में समस्या रहती है, या उठने बैठने में समस्या रहती है, और दिन भर अगर महिलाएं जैसे घूमना फिरना कार्य यदि करती हैं तो सारा वजन उनके पैरों के तलवों पर आता है, जिसकी वजह से महिलाओं को रात में सोते समय पैरों के दर्द की समस्या रहती है, कमर दर्द की समस्या रहती है, जिसकी वजह से उनके जो नींद है उसमें कमी आ जाती है। उसके अलावा जो महिलाओं के शरीर में गर्भस्थ शिशु हैं वो माँ के पेट के अंदर अगर देखा जाए तो लगातार गति करता रहता है या घूमता रहता है, तो उसके कारण जो हलचल उत्पन्न हो रही है वो हलचल भी महिलाओं को नींद लेने में व्यवधान डालती है, या फिर यूँ कहा जाए कि समस्या उत्पन्न करती हैं। इसके अतिरिक्त गर्भाशय के संकुचन, अत्यधिक थकान, ग्रह क्लेश या चिंता के कारण भी महिला को नींद नहीं आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या उपचार करने चाहिए, जैसे कि पहला है गर्भवती माँ को तनाव, चिंता, दुख, क्लेश से दूर रखना चाहिए, या यूँ कहा जाए कि एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए जिसमें वो ज़्यादा समय तक घूमना फिरना रहे, खुशनुमा रहे, हंसी माहौल रहे, हंसी का, जिसकी वजह से महिला हमेशा खुशनुमा रहे और उसके शरीर में होने वाला जो विकास है बच्चे का वो भी सही से होगा, और ये जो तनाव है, तनाव के कारण जो नींद में कमी आ रही है उसको भी हम कम कर सकते हैं। रात में भोजन के बाद में कम से कम उसको आधा या 1 घंटे तक टहलना चाहिए, जिसकी वजह से भोजन का पाचन हो जाए और महिलाओं को सोने में कोई भी समस्या ना हो। आहार में अधिक मात्रा में दूध लेना चाहिए, या यूँ कहा जाए कि एक महिला को जितनी मात्रा में दूध की आवश्यकता है वो उसको पूर्ण रूप से ग्रहण करनी चाहिए। सोते समय एक गर्भवती महिला को ढीले वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ढीले वस्त्रों का उपयोग करने का मतलब ये है कि अगर महिला सूती वस्त्र पहनती है, ढीले वस्त्र पहनती हैं, तो जो उनकी पेशियां हैं वो नहीं दबती हैं, उसका जो बढ़ते हुए गर्भाशय का आकार है वो भी नहीं दबेगा, उसको काफ़ी खुला स्थान मिलेगा, जिसकी वजह से उनको सोने में भी आसानी रहेगी और उनको किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। सोने से 2-3 घंटे पूर्व भोजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अत्यधिक थकान वाला कार्य भी महिलाओं को नहीं करना चाहिए, और जैसे भारी कार्य नहीं करने चाहिए, लंबे समय तक उनको थकान देने वाला कार्य नहीं करना चाहिए, तो उससे भी उनको काफ़ी सहायता मिलती है सोने में। सोने से पहले अगर देखा जाए तो थोड़ा तेल लेकर गुनगुने तेल के द्वारा उसके पैरों की मालिश कर दी जाए, तलवों की, तो उसको नींद अच्छी आती है, जिसकी वजह से वो आसानी से सो सकती हैं। अत्यधिक कष्ट की अवस्था में नींद की गोली का कभी भी महिलाओं को प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो नींद की गोली है वो शिशु को सीधा प्रभावित करती है, जो शिशु के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं या शिशु को कई तरह से कष्ट भी दे सकती हैं। अगर फिर भी महिला को अनिद्रा की समस्या रहती है तो ऐसी स्थिति में वो गर्भवती महिला चिकित्सक से यानी कि डॉक्टर से सीधी परामर्श ले सकती हैं, और परामर्श के माध्यम से दी जाने वाली गोली का सेवन वो अपने कर सकती है डेली में। अगली जो समस्या है वो है बवासीर। बवासीर अधिकांशतः कब्ज की समस्या की शिकायत होने पर होता है। कई बार क्या होता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके जो मल द्वार की जो शिराएं हैं फूल जाती है, और कब्ज की स्थिति होने पर वो शुष्क मल का निष्कासन अगर किया जाता है तो शुष्क मल के निष्कासन के समय ये शिराएं रगड़ खाने की वजह से, चोट खाने की वजह से फट जाती हैं, और कई बार मल के साथ में रक्त का स्त्राव भी होता है। यह कष्ट गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही असहनीय होता है, और ये जो कष्ट हैं वो महिला के लिए गर्भावस्था के जो अंतिम दिन होते हैं उस समय बहुत अधिक बढ़ जाता है, और ऐसी स्थिति में महिलाओं को काफ़ी कष्ट, असहनीय पीड़ा या उनका सहन करना पड़ता है।
बवासीर का मतलब है कि मल द्वार की जो पेशियाँ हैं उनको शिराओं के फूलने और मोटे होने की वजह से जब शुष्क मल का त्याग किया जाता है तो उसकी वजह से चोट आना, रगड़ आना और मल के साथ में खून का निकलना या रक्त का स्राव होना वो बवासीर कहलाता है। बवासीर के समय उपचार जो किए जाते हैं, अगर कब्ज की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो महिलाओं को छिलकेदार दाल, चौकर युक्त आटे की रोटी, छिलका सहित कच्चे फल व सलाद का प्रयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक मात्रा में तरल पेय पदार्थ, गर्म दूध का सेवन महिलाओं को करना चाहिए। रक्त को जमाने वाली तथा थक्का बनाने वाली दवाइयों का जो प्रयोग है स्वयं नहीं करना चाहिए। डॉक्टरी परामर्श या चिकित्सकीय परामर्श के द्वारा दिए जाने पर ही किया जाना चाहिए। घाव पर मलहम या पाउडर का प्रयोग किया जा सकता है। दर्द निरोधक जो दवाइयाँ हैं उनको डॉक्टरी परामर्श पर ली जा सकती हैं। उसके अलावा डॉक्टर के द्वारा जो भी सलाह या चिकित्सा दी जा रही है उसका उपयोग करना चाहिए। अगली जो समस्या है महिलाओं में वो है पेशीय ऐंठन। पेशीय ऐंठन का मतलब हो रहा है कि महिलाओं में कमर में दर्द होना, पैरों के तलवों में दर्द होना या फिर उसके गर्भाशय में खिंचाव वगैरह होना। तो ये सारा जो है लगातार अगर देखा जाए तो महिलाओं में रात्रि के समय, सोते समय अधिक होता है। यह जो कष्ट है गर्भावस्था के जो अंतिम समय है यानी कि 3 माह का जो समय रहता है लास्ट का, उसमें अधिक होता है। यह जो पेशीय ऐंठन है खासकर गर्भवती महिलाओं में पैरों, घुटने के अंदर यानी कि घुटने के जो नीचे की जो पिंडकियां है यानी कि जो हमारे पैर और घुटने के बीच का जो हिस्सा रहता है उसके जो पैरों वाले हिस्से में बहुत अधिक कष्ट रहता है। पेशीय ऐंठन होती है यानी कि खिंचाव रहता है। जो ये दर्द होता है खिंचाव के कारण बहुत ही पीड़ादायक हो सकता है। यह कष्ट अधिकतर रात्रि में सोने के कारण के बाद में रहता है, क्योंकि इस कारण शरीर में जो रक्त परिसंचरण की जो है दर है उसमें लगातार कमी आ जाती है, या यूँ कहा जाए कि महिलाओं के शरीर में रक्त परिसंचरण सही प्रकार से नहीं हो पाता है, या फिर उनके रक्त में जैसे कैल्शियम, फास्फोरस के संतुलन में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी उनके शरीर में पेशीय ऐंठन देखने को हमको मिलता है। पेशीय ऐंठन के समय जो उपचार किए जा सकते हैं उनमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले एक गर्भवती महिलाओं को निरंतर मालिश जरूर करनी चाहिए, यानी कि सोने से पूर्व महिलाओं के पैरों में और जो पिंडलियों वाला हिस्सा है उसमें गुनगुने तेल के द्वारा हल्के हाथ को घुमाते हुए मालिश की जानी चाहिए, ताकि जो उनका दर्द है उसको कम किया जा सके और उनको नींद लेने में भी आसानी हो। ऐंठन होने पर पैरों को सीधा कर एड़ी को पिंडलियों की ओर मोड़ देना चाहिए, यानी कि यूँ कहा जाए कि अगर उसके शरीर में ज़्यादा दर्द हो रहा है पैरों में तो सीधे सोकर जो उनके पैर है और पैर की जो अंगुलियां यानी कि तलवे वाला जो स्थान है उसको अपनी एड़ी की ओर इस तरह से नीचे की ओर दबा कर रखना चाहिए, ताकि उसको जो दर्द है उसको थोड़ा कम किया जा सके। आहार में कैल्शियम युक्त भोज्य पदार्थ जैसे कि दूध है, पनीर है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, अंडा है आदि भोज्य पदार्थों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में लेना चाहिए, ताकि वो उन समस्याओं को कम किया जा सके। पैर के पंजों को आगे की ओर झुकाना चाहिए ताकि उसको जो दर्द है उसको कम किया जा सके, क्योंकि पैर के पंजों को आगे की ओर घुमाने पे जो रक्त परिसंचरण का जो कार्य है वो आसानी से हो पाता है, यानी कि रक्त का परिसंचरण पैर के प्रत्येक हिस्से में हो जाता है और जो महिलाओं को ये समस्या है वो थोड़ी कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको जो पेशीय ऐंठन है उसमें थोड़ा कमी लाई जा सकती है और ऐंठन कम होने से महिलाओं को आराम आसानी से मिल सकता है। कई बार गर्भवती स्त्रियों को तो पेड़ों की दीवार की मांसपेशियों में भी ऐंठन होती है। ऐसा गर्भस्थ शिशु की जो वृद्धि है उसके कारण होता है, क्योंकि शिशु की वृद्धि के कारण पेड़ों की जो पेशियां हैं वो बहुत फैल जाती हैं और फैलने की वजह से उनमें ऐंठन वगैरह देखने को मिलती हैं। और ये जो ऐंठन है कुछ समय बाद में धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाती है और गर्भवती को अगर देखा जाए तो आराम करके उस ऐंठन को कम किया जा सकता है। तो आज हमने गर्भावस्था के 7 कष्टों के बारे में पढ़ा। आगे के कष्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक आपको कोई भी इससे संबंधित क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।